मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 10 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर। काउंटिंग को लेकर मिल्कीपुर में सुरक्षा पुख्ता। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। बता दें कि आज मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा आएगा। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 10 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर। काउंटिंग को लेकर मिल्कीपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो 10 उम्मीदवार जो कि मैदान में हैं और साथ ही आज सभी की किस्मत का फैसला हो जाएगा। बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है और इसके साथ ही काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो आज मिल्कीपुर उपचुनाव का नतीजा आएगा। सभी की नजरें आज यूपी के बाई इलेक्शन मिल्कीपुर को लेकर, जिसका परिणाम आज घोषित होगा। बता दें सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और साथ ही नाक का सवाल, साख का सवाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए देखना होगा कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। बता दें जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से चंद्रभान पासवान, तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से करें तो अजीत प्रसाद और अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद जो कि फैजाबाद से सांसद बन गए हैं, उसके बाद वो सीट रिक्त हुई और काफी समय से, बता दें आपको कि लगभग 30 साल से बीजेपी इस सीट से जीती नहीं है। और अवधेश प्रसाद की बात करें तो लगातार कई सालों से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे को ही प्रत्याशी बनाकर इस सीट पर उतार दिया है। बड़ा चुनौती का ये चुनाव बीजेपी के लिए है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 40 विधायकों को यहां पर प्रचार के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहां पर प्रचार प्रसार किया है। बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तमाम बड़े नेता, चाहे अखिलेश यादव हो या डिंपल यादव हो, सभी प्रचार के लिए पहुंचे हैं। आलोक हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। आलोक, क्योंकि आज मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे घोषित होंगे, सभी की नजरें आज इस सीट पर रहने वाली है। काफी दिलचस्प ये चुनाव। बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर के एक बात कहें तो अपने आप में सीट एक है, उपचुनाव एक है, लेकिन चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है। राजधानी लखनऊ से लेकर के विधानसभा मिल्कीपुर तक में है। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसके रुझानों से ही धीरे धीरे करके तस्वीर साफ होगी। लेकिन मिल्कीपुर के उपचुनाव के महत्व को इस तरह से समझा जा सकता है कि अयोध्या में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अयोध्या की सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी। उसके बाद जब मिल्कीपुर का चुनाव होना था, तभी से ही कम से कम भारतीय जनता पार्टी के खेमे ने इस बात को मन बना लिया था कि किसी भी कीमत पर उसे मिल्कीपुर का उपचुनाव जीतना है। अगर कहा जाए तो उसने साख की लड़ाई को ले लिया है। और उस लिहाज से भी देखें तो जहां मिल्कीपुर पे लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में उनके कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्रियों की वहां न सिर्फ ड्यूटी लगी हुई थी, बल्कि संगठन के भी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं लगातार प्रचार करते रहे। अखिलेश यादव ने भी वहां जाकर के जनसभा की। लेकिन अगर मिल्कीपुर के गुड़ा भाग को देखें, समीकरण को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी एक तौर पर निश्चित तौर पर मजबूत है, क्योंकि जहां वो इस बात को भुनाने में लगी हुई है कि अयोध्या में जो जीत हुई है उसका एक तौर पर प्रायश्चित होगा मिल्कीपुर की जीत। इस बात को वो मतदाताओं तक कहने में और समझाने में सफल जरूर नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी खड़ा है वो उसी समाज से आता है जो आरक्षित सीट है। और जो अगर हम अवधेश प्रसाद की बात करते हैं, उनके बेटे की बात करते हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन सब को लेकर के देखा जाए तो समीकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और तीसरी जो अहम बात मानी जाती है कि एक सीट से सरकार बनती या बिगड़ती नहीं है। अगर उस लिहाज से भी देखें तो चूंकि मौजूदा जो सरकार है उसका कार्यकाल 27 तक है, ऐसे में जनता भी इस बात को हमेशा ध्यान में रखती है या मतदाता इस बात के लिए अब कहीं ना कहीं तेज है, चालाक है कि अगर विकास को करना है तो सरकार या सत्ताधारी पार्टी के ही विधायक यहाँ पे होंगे तो विकास हो सकता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मिल्कीपुर के आज के 8 बजे की जो मतगणना शुरू हो रही है उसमें जरूर महत्व होगा। बाकी तो जनता जनार्दन है, ईवीएम में अब सबके किस्मत बंद है। सुबह 8 बजे से शुरू होगा खुलना। अब देखेंगे रुझान किस तरीके से जाता है। लेकिन अगर मिल्कीपुर के महत्व को देखें तो मिल्कीपुर के इस उपचुनाव का महत्व बेहद ज्यादा है। 27 का न सिर्फ ट्रेंड बताएगा बल्कि सत्ता और विपक्ष को कहीं ना कहीं ताकत देगा, जीतेगा चाहे जो ताकत उसको मिलनी है। ठीक है आलोक, लौटूंगे आपके पास में। संजीव आजाद इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं अयोध्या से। संजीव, क्योंकि
अयोध्या को लेकर एक हमने देखा लोकसभा चुनावों के बाद में ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई और बीजेपी को ये बताने की कोशिश की गई उन चुनावों में कि अब अयोध्या वासी जो हैं वो बीजेपी से खुश नहीं हैं। ऐसे में मिल्कीपुर उपचुनाव आता है, एक आस जगती है बीजेपी के लिए कि इस बार जीत कर बता देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 8 बजे से यहाँ पर जाहिर तौर पर मतगणना शुरू हो जाएगी, और क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो जीआईसी ग्राउंड में जहां मतगणना होनी है वहां पर जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो ट्रैफिक व्यवस्था, जो लोग आएंगे, जो कहाँ पे जो बूथ पर लोग रहेंगे, या उसके लिए पूरी तैयारियां कर रखी गई है। वहीं अगर मिल्कीपुर सीट की बात की जाए तो जिस तरह से लोकसभा के बाद जो है अयोध्या में तमाम बातें उठी थी, उसको लेकर मिल्कीपुर विधानसभा में वो मतदान के दौरान वो लोगों में जोश देखने को मिला था, लोगों में उत्साह देखने को मिला था कि जो चीजें हुई है पहले लोकसभा चुनाव में उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश की गई है। उसको लेकर जो मतदाताओं ने जो मतदान किया है कि चूंकि पिछला जो रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ते हुए 65% से अधिक मतदान हुआ है, तो वो जोश आज भी बरकरार है। आज मतगणना होनी है, उसको लेकर लोगों को इंतजार है। 8 बजे से यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी, फिर उसके बाद जब ईवीएम खुलेगी तो नतीजे आना जब शुरू होंगे तो जाहिर बात में वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो भी दूने उत्साह के साथ मतदान पर केंद्र पर पहुंचते दिखे थे, और जो प्रत्याशी हैं या जो पार्टी है उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो इस लिहाज से आज मतगणना पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अयोध्या प्रशासन की बात की जाए तो अयोध्या प्रशासन ने चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वहां की व्यवस्थाओं के लिहाज से, वो सारी व्यवस्थाएं पूरी कर रखी है और अभी कुछ देर में ही मतगणना शुरू होने वाली है। जी ठीक है, आलोक आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है, आप जैसे कि बोल रहे हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है कहीं ना कहीं बाय इलेक्शंस में देखा जाता है कि उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हालांकि जाहिर तौर पर यहाँ पर बीजेपी कार्यकाल में है और 2027 तक कार्यकाल में रहेगी, लेकिन मिल्कीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण बन गई है, क्योंकि ये तय करेगी कि आखिर अयोध्या को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि जनता नाराज है या जनता विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है, बीजेपी ने जनता को ठगा है, ये तमाम बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने देखा है कि जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने किस तरीके से अवधेश यादव को, माफ कीजिएगा, अवधेश प्रसाद को हर तरह से आगे रखा है। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है आलोक। बिल्कुल नाक का सवाल है और साख का भी सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में थी, जिसने हमेशा इस बात को कहा कि अयोध्या का जो विकास है, जो डेवलपमेंट अयोध्या का किया गया है वो योगी सरकार ने किया है, और जिस तरीके से अयोध्या को निश्चित तौर पे एक नया रूप दे दिया गया है रामलला मंदिर बनने के बाद, अयोध्या को अगर हम देखें तो न सिर्फ वो सनातन का केंद्र बना हुआ है, अध्यात्म का केंद्र है, बल्कि आर्थिक रूप से भी अयोध्या बेहद विकसित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया गया, और जो वहां पर रेलवे स्टेशन बना है वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। रेलवे, अगर बसों की बात की जाए, आवागमन की बात की जाए, और अगर वहां पे सड़कों को किस तरीके से अयोध्या से जोड़ा गया है, किस तरह से ट्रेनों को अयोध्या से जोड़ा गया है, इन सब को अगर बात करें तो अयोध्या एक विकास का मॉडल बना है, जहां पर एक आध्यात्मिक एक मॉडल बना है, वहीं पे एक विकास का मॉडल बना। लेकिन लोकसभा में बीजेपी की हार और सपा की जीत ने जिस तरीके से लोकसभा के अंदर हमने देखा कि अवधेश प्रसाद को बगल में बिठाने लगे अखिलेश यादव, या फिर बात बात पे जो सिंबॉलिकली अगर कही जाए कि बीजेपी की हार को दर्शाने के लिए अवधेश प्रसाद का इस्तेमाल किया गया, ये सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल की बात भी थी। दूसरी तरफ ये बात भी रही कि आखिर अयोध्या में ऐसी क्या गलती हो गई थी, क्या वजह हो गई, और यही सब वजह है कि नाक और साख के साथ साथ इस बात के लिए भी सीएम ने पूरी कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव जिता करके उस अयोध्या के कम से कम हार का एक तौर पर अगर कहा जाए जवाब दिया जाएगा, और दूसरी तरफ मिल्कीपुर के उस उपचुनाव को लेकर के अवधेश प्रसाद और उनकी पकड़ को भी बताया जाएगा कि कितनी वहां पर मजबूत रही है जिस बात का दावा करते रहे हैं। तो इस उपचुनाव को लेकर के 2-3 तरीके के ऐसे बिंदु हैं जिन पर विचार करना पड़ेगा। एक तो अयोध्या के डेवलपमेंट मॉडल को मिल्कीपुर की क्या मुहर लगती है इस उपचुनाव में। दूसरी बात यह है कि मिल्कीपुर के
पकड़ को अगर देखा जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या यूपी सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मिल्कीपुर के अपने भी जो विकास रहे हैं। और अगर तीसरी इंटरेस्टिंग बात अगर कहें कि 22 का जब उपचुनाव हुआ था तो बीजेपी यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा पीछे रही थी, और लोकसभा का चुनाव जब 24 में हुआ था तो विधानसभा वाइज भी मिल्कीपुर में वो मजबूती नजर आ रही थी। मात्र कुछ वोटों से वो पिछड़ रही थी और ओवरऑल अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती थी। तो मिल्कीपुर हमेशा से ही कहीं ना कहीं मार्जिन लाइन पे रहता था, बिल्कुल फिनिशिंग लाइन के बीच में रहता था। नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई हमेशा सपा और बीजेपी में रही है, और यही वजह है कि उपचुनाव न सिर्फ इंटरेस्टिंग हो गया है बल्कि जिस तरीके के समीकरण सत्ता के पक्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत मजबूत बात यह होती है कि अभी समय कार्यकाल बाकी है, और ऐसे में अगर सत्ताधारी पार्टी जीतती है, उसका विधायक बनता है, तो विकास के और रास्ते खुल जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को भरा भी गया है और इस बात का एहसास भी कराया गया है कि अयोध्या की जो हार है वो अयोध्या वासियों के लिए ही एक तौर पर उनके लिए मुश्किलों के उसमें कि उन्हें जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लोग और दर्शनार्थी जब वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ये भी राजनीतिक सवाल भी वहां से साफ आता है। इन सब को लेकर के मिल्कीपुर एक जवाब होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की नाक और साख का तो यह सवाल है ही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी पूरा जोर आजमाइश की है, लेकिन अखिलेश इस बात को भी कहते नजर आए हैं कि एक सीट से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है। इसका मतलब है कि ये बयान अपने आप में मायने रखता है, और मतदाताओं के भी मन में इस बात को जरूर है कि अयोध्या की हार को लेकर के मिल्कीपुर में एक जवाब देने का मौका मिला है। वापस से बीजेपी को एक जवाब के रूप में उन्हें अयोध्या की उस गलती का एहसास करा करके मिल्कीपुर में जिताया जा सकता है। लेकिन 8 बजे की मतगणना बताएगी, जिस तरह से संजीव बता रहे हैं जो कि ग्राउंड पे हैं कि 8 बजे शुरू हो जाएगा मतगणना और उसके बाद रुझान। लेकिन ये बातें सिर्फ अभी उस तरह लिहाज से देखी जा सकती है कि आखिर वो कौन सा बैकग्राउंड है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे समीकरण को लेकर के जीत और हार की बातें देखी जा सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने आलोक। जिस तरीके से अभी आपने बात बताई कि एक सीट से कुछ तय नहीं होता है, चुनाव है तो चुनाव की तरह सभी ने चुनाव लड़ा भी है। अब जब रिजल्ट सामने आएगा तो सामने होगा कि आखिर जनता ने किसे चुना है। संजीव, मतदान केंद्र की बात करें तो वहां पर जो मतगणना केंद्र हैं, कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं? आप क्या मतगणना केंद्र के आसपास ही अगर मौजूद हैं तो बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं है, 7:15 हो चुके हैं, 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। किस तरह की चहल पहल दिखाई दे रही है? जो पहला बरामदा है वहां पर बाकायदे काउंटिंग के लिए बूथ टेबल बनाए गए हैं, टेबल वार मतगणना होगी। और अगर बात की जाए चहल पहल की, तो हालांकि अभी से जो लोग हैं जिनको काउंटिंग में वहां रहना है वो लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, जो कर्मचारी लगाए गए हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, और जो पार्टियों से जुड़े लोग हैं जिनको वहां एजेंट बनाया गया है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको वहां पर रहना है मतगणना में। तो चहल पहल की बात की जाए, चहल पहल सुबह से ही शुरू हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात जैसा कि लोगों को इंतजार है, ये जो चुनाव है बेहद खास है, तो लोग सुबह से ही यहाँ पहुंचना शुरू हो गई। हालांकि प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि जो लोग उससे जुड़े लोग हो, चाहे वो एजेंट हो या कर्मचारी हो, उन्हीं को ही प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि जीआईसी ग्राउंड से थोड़ा पहले ही पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने के बाद लोग पैदल वहां पहुंच रहे हैं, और वहां पे जो एजेंट है वो अपने अपने जहाँ पे उनको स्थान चिन्हित किया गया है वहां पर पहुंच रहे हैं। बाकी सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो वो पूरी तरह से मुस्तैद है, बिना जांच के, बिना जो पास बना हुआ है उसको देखे किसी को प्रवेश नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से लोगों में उत्साह है उसको लेकर अयोध्या प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह से यहाँ पे कोई विवाद ना हो। इन सारी चीजों के लेकर और जो जिस तरह से अभी आला अधिकारियों ने बैठक कर शाम को बाकायदे निर्देशित किया है कि क्या गाइडलाइन होगी, कैसे जो है लोग होंगे, कहाँ खड़े होंगे, तो वो सारी चीजों को लेकर जो है प्रशासन लगा हुआ है और लोग अभी से यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जी चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए जाएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। 70 सीटों के नतीजे घोषित होंगे। हर मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा
और 19 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारती है। तो सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना और थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बता दें आपको कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। कुछ एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जरूर गिरेगा, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। हालांकि अगर देखें तो 10 साल का वक्त हो चुका है और आम आदमी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जरूर लोगों के बीच में है। कई मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है और वहीं बीजेपी ने, क्योंकि इस बार चुनाव जो लड़ा है वो सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं लड़ा, बल्कि जो प्रकोष्ठ मुद्दे थे उनको लेकर उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हुए जनता के बीच में वोटों की अपील की है। तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भरपूर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, हालांकि जो इंडी गठबंधन है उसमें जरूर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन यहाँ इस चुनाव में, दिल्ली विधानसभा उपचुनाव में, कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के ऊपर खूब निशानेबाजी की। ऐसे में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो जरूर बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है और जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी का वोट जरूर काटेगी, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। अब सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे, जिससे ये साफ होगा कि आखिर इस बार कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतती है। 2015 पहली बार जब आम आदमी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब हुई, भारी मतों के साथ में, भारी सीटों के साथ में। इससे पहले 2013 में मिलीजुली सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाई, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन चल नहीं सकी और 49 दिनों बाद महज पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। दोबारा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और कांग्रेस 0 पर चली गई। और वहीं बीजेपी की बात करें तो उसका वोट शेयर भी बहुत ज्यादा कम हो गया और सीट शेयर थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे। और बता दें कि 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। वोटिंग के बाद में जो एग्जिट पोल आए उनमें 12 में भाजपा और 2 में केजरीवाल की सरकार बनने का अनुमान जताया गया। और वहीं भाजपा की सरकार बनती है तो वो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी, यानी कि बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता से दूर है। और ऐसे में अगर भाजपा की सरकार बन जाती है तो 27 साल बाद बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाएगी। इससे पहले 1993 में भाजपा ने 49 सीटें जीती थी और 5 साल में 3 सीएम बनाए थे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, ये 3 सीएम बीजेपी अपनी तरफ से दिल्ली को दे चुकी है। 5 सालों में 3 सीएम बदल दिए गए थे। इसी तरह से 2020 में केजरीवाल तीसरी बार सीएम बने थे, लेकिन शराब घोटाले में जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा दे दिया और वे 4 साल 7 महीने और 6 दिन सीएम रहे और इसके बाद उन्होंने आतिशी को सीएम बना दिया। तो 4 महीने 19 दिन 8 फरवरी तक वे सीएम रहे। और इसके अलावा बता दें आपको कि माफ कीजिएगा, जो आतिशी हैं वो 4 महीने 19 दिन तक सीएम है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर केजरीवाल जो थे वो सीएम रहे, लेकिन जब भ्रष्टाचार में वो जेल में गए उससे आने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं 5000 जो लोग हैं उनकी टीम तैनात की है ताकि सुरक्षा व्यवस्था सख्ती से बनी रहे।